अगर दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने शेयर बाजार को जुए से निकालकर एक समझदारी भरा बिजनेस बना दिया, तो वो नाम है वॉरेन बफेट। वो इंसान जिसने करोड़ों नहीं, अरबों डॉलर सिर्फ इसलिए कमाए क्योंकि उसने भीड़ की तरह नहीं, बल्कि सोचने वाले इंसान की तरह निवेश किया। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा शहर में हुआ। एक ऐसा शहर जो किसी बड़े फाइनेंशियल सेंटर के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन यही शहर आगे चलकर दुनिया के सबसे महान निवेशक की पहचान बन गया। बचपन से ही वॉरेन बफेट का रिश्ता अंकों से बहुत गहरा था। जहां दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, वहां बफेट नंबरों से खेला करते थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने शेयर मार्केट से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू कर दी थीं। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शेयर खरीदा और यहीं से उनकी सोच बाकी दुनिया से अलग हो गई। अधिकतर लोग शेयर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि कीमत ऊपर जा रही होती है, लेकिन बफेट ने बचपन में ही ये समझ लिया था कि शेयर कोई कागज नहीं, बल्कि एक बिजनेस का हिस्सा होता है। कॉलेज के दिनों में उनकी जिंदगी तब बदली जब उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी। ये किताब सिर्फ निवेश की किताब नहीं थी, बल्कि सोच बदलने वाली किताब थी। बेंजामिन ग्राहम ने बफेट को सिखाया कि शेयर बाजार हर दिन आपको कीमत बताता है, लेकिन असली कीमत आपको खुद निकालनी होती है। यहीं से बफेट की सोच की नींव पड़ी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी किसी भी चीज को उसकी असली कीमत से कम पर खरीदना, ताकि गलती की गुंजाइश कम हो। पढ़ाई पूरी करने के बाद बफेट ने ग्राहम की कंपनी में काम किया। यहाँ उन्होंने सीखा कि निवेश में सबसे जरूरी चीज है पूंजी की सुरक्षा। 1956 में जब बफेट सिर्फ 25 साल के थे, उन्होंने अपनी पहली निवेश पार्टनरशिप शुरू की। उनके पास खुद के सिर्फ $100 थे, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ी पूंजी थी वो थी स्पष्ट सोच और धैर्य। 13 सालों में उन्होंने अपने निवेशकों के पैसे को सालाना लगभग 30% की दर से बढ़ाया। और हैरानी की बात ये थी कि उन 13 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं था जब उन्हें घाटा हुआ हो। इसी दौरान उन्होंने एक बीमार सी टेक्सटाइल कंपनी में निवेश किया, जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही कंपनी आगे चलकर दुनिया की सबसे ताकतवर निवेश कंपनियों में से एक बनेगी। बफेट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो मार्केट की आवाज़ नहीं सुनते थे, बल्कि बिजनेस की हकीकत देखते थे। जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी शेयरों के पीछे भाग रही थी, बफेट ने कहा, मैं वो बिजनेस नहीं खरीदता जिसे मैं समझ नहीं सकता। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, GEIC जैसी कंपनियों में निवेश किया, क्योंकि ये बिजनेस सरल थे, लंबे समय तक चलने वाले थे और जिनकी कमाई का अनुमान लगाया जा सकता था। बफेट का मानना था कि अगर किसी कंपनी की कमाई अगले 10-20 सालों तक साफ दिखाई दे रही है, तो शेयर की कीमत थोड़े समय के लिए मायने नहीं रखती। यहीं से द वॉरेन बफेट वे की असली सोच शुरू होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि निवेश में जीतने के लिए तेज होना जरूरी नहीं, स्मार्ट होना जरूरी है। ये किताब हमें बताती है कि शेयर मार्केट में पैसा उन लोगों के पास जाता है जो धैर्य रखते हैं। बफेट कहते हैं, अगर आप 10 साल के लिए शेयर नहीं खरीद सकते, तो 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। उनकी सोच सीधी है, अच्छे बिजनेस को पहचानो, सही कीमत पर खरीदो और फिर समय को अपना काम करने दो। आने वाले हिस्सों में हम जानेंगे बफेट का निवेश करने का पूरा सिस्टम, उनके 12 गोल्डन नियम, मैनेजमेंट को कैसे परखते हैं, कर्ज को कैसे देखते हैं और क्यों वो कहते हैं कि भावनाएं निवेश की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी सोच बदलने की है। वॉरेन बफेट को सिर्फ एक महान निवेशक कहना सही नहीं होगा। वो दरअसल कई महान दिमागों की सोच का निचोड़ है। उनकी सोच किसी एक इंसान से नहीं बनी, बल्कि 4 अलग-अलग विचारधाराओं के मेल से बनी, और यही मेल उन्हें बाकी निवेशकों से अलग करता है। सबसे पहला और सबसे गहरा असर था बेंजामिन ग्राहम का। ग्राहम ने बफेट को सिखाया कि शेयर मार्केट भावनाओं का बाजार है। यहाँ डर और लालच कीमतों को ऊपर नीचे करते रहते हैं। ग्राहम का मानना था कि निवेशक का सबसे पहला काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा खोने से बचाना होना चाहिए। यहीं से आया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सिद्धांत, यानी अगर किसी कंपनी की असली कीमत 100 है, तो उसे 60 या 70 में ही खरीदो, ताकि अगर तुमसे आकलन में थोड़ी गलती भी हो जाए तो नुकसान ना हो। ग्राहम के लिए शेयर सिर्फ नंबर थे। कम PE, ज्यादा एसेट, कम कर्ज, यही उनके निवेश के हथियार थे। शुरुआत में बफेट भी बिल्कुल यही करते थे। वो सस्ती कंपनियां ढूंढते थे, भले ही उनका बिजनेस साधारण हो। लेकिन समय के साथ बफेट ने महसूस किया कि सस्ती कंपनी और अच्छी कंपनी में फर्क होता है। यहीं से कहानी में दूसरा नाम आता है, फिलिप फिशर। फिलिप फिशर ने बफेट की सोच को नई दिशा दी। उन्होंने कहा,
एक शानदार बिजनेस को सही कीमत पर खरीदना साधारण बिजनेस को सस्ती कीमत पर खरीदने से बेहतर है। फिशर का फोकस नंबरों से ज्यादा कंपनी की क्वालिटी पर था। उन्होंने बफेट को सिखाया कि किसी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो रिसर्च और इनोवेशन में कितना निवेश करता है और क्या उसका प्रोडक्ट आने वाले सालों में भी जरूरी रहेगा। यहीं से बफेट की सोच बदली। अब वो सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखते थे, वो बिजनेस की आत्मा देखने लगे। इसी सोच का नतीजा था कोका कोला में भारी निवेश। उस समय कोका कोला कोई सस्ता शेयर नहीं था, लेकिन उसका ब्रांड, उसकी आदत बनाने की ताकत और उसकी ग्लोबल पहुंच, इन सब ने बफेट को भरोसा दिलाया कि ये बिजनेस आने वाले कई दशकों तक पैसा बनाएगा। अब बफेट सिर्फ सस्ता नहीं, टिकाऊ ढूंढ रहे थे। तीसरा प्रभाव था जॉन बूर विलियम्स का। उन्होंने निवेश की दुनिया को एक सरल फॉर्मूला दिया। किसी भी बिजनेस की असली कीमत उसके भविष्य में आने वाले कैश फ्लो का आज का मूल्य होती है। मतलब ये कि कंपनी आज कितनी कमा रही है ये उतना जरूरी नहीं, जितना ये कि वो आगे कितनी और कितने भरोसे से कमाएगी। इस सोच ने बफेट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पक्का समर्थक बना दिया। लेकिन इन सब सोचों को जोड़ने वाला सबसे अहम इंसान था चार्ली मंगर। चार्ली मंगर सिर्फ बफेट के पार्टनर नहीं है, वो उनकी सोच का दूसरा दिमाग है। मंगर ने बफेट से साफ कहा, औसत कंपनी को सस्ती कीमत पर खरीदना बंद करो और शानदार कंपनी को सही कीमत पर खरीदना शुरू करो। मंगर ने बफेट को मल्टी डिसिप्लिनरी सोच सिखाई, यानी सिर्फ फाइनेंस नहीं, मनोविज्ञान, इतिहास, गणित और बिजनेस सब कुछ जोड़कर सोचना। यहीं से बफेट की निवेश शैली पूरी तरह परिपक्व हुई। अब बफेट का निवेश 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा था। पहला, बिजनेस समझ में आना चाहिए। दूसरा, बिजनेस में लंबे समय तक टिकने की ताकत होनी चाहिए। तीसरा, कीमत में सुरक्षा का मार्जिन होना चाहिए। बफेट इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वो साफ कहते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ जानें, लेकिन जो जानते हैं उसे बहुत अच्छे से जानें। बफेट कभी भी फैशन में चल रहे बिजनेस के पीछे नहीं भागते। उन्होंने टेक बूम के समय इंटरनेट कंपनियों से दूरी बनाए रखी। लोगों ने उन्हें आउटडेटेड कहा, लेकिन जब बुलबुला फूटा तो वही लोग टूटे और बफेट सुरक्षित रहे। यहीं से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है, मार्केट में जीत ज्यादा जानने से नहीं, सही चीज जानने से मिलती है। आने वाले हिस्से में हम जानेंगे बफेट किसी बिजनेस को खरीदने से पहले कौन कौन से सवाल पूछते हैं और उनके बिजनेस टेनेट्स क्या हैं, यानी वो नियम जिनके बिना वो कभी निवेश नहीं करते। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि वॉरेन बफेट की सोच किन लोगों से बनी और कैसे धीरे धीरे उनकी निवेश शैली परिपक्व हुई। अब सवाल ये है कि जब बफेट की ही कंपनी को खरीदने का फैसला करते हैं तो वो असल में देखते क्या है। बफेट किसी शेयर को नहीं खरीदते, वो पूरा बिजनेस खरीदते हैं, चाहे कागज पर हो या हकीकत में। इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जिन्हें वो बिजनेस टेनेट्स कहते हैं। ये नियम इतने सख्त हैं कि अगर एक भी पूरा ना हो तो चाहे कंपनी कितनी ही मशहूर क्यों ना हो, बफेट उसमें निवेश नहीं करते। सबसे पहला नियम, क्या बिजनेस समझ में आता है? बफेट कहते हैं, अगर मैं 5 मिनट में किसी बिजनेस को समझा नहीं सकता तो मैं उसमें पैसा नहीं लगाता। उन्हें जटिल मॉडल, भारी टेक्नोलॉजी या भविष्य की कल्पनाओं पर टिके बिजनेस पसंद नहीं है। उन्हें पसंद है साधारण प्रोडक्ट, बार बार बिकने वाली चीजें और ऐसी सेवाएं जिनकी जरूरत लोगों को हमेशा रहे। इसीलिए कोका कोला, जिलेट, सीज कैंडीज और इंश्योरेंस कंपनियां उनके पसंदीदा बिजनेस रहे। दूसरा नियम, क्या बिजनेस का भविष्य साफ दिखाई देता है? बफेट भविष्यवक्ता नहीं है। वो ये नहीं बताते कि अगले साल क्या होगा, लेकिन वो ये जरूर देखते हैं कि क्या ये बिजनेस 10 या 20 साल बाद भी जिंदा रहेगा। अगर किसी कंपनी की कमाई आने वाले सालों में बहुत ज्यादा अनिश्चित है तो बफेट उसे छोड़ देते हैं। उनका मानना है कि जितनी ज्यादा भविष्य की स्पष्टता, उतनी ज्यादा निवेश की सुरक्षा। तीसरा नियम, क्या बिजनेस के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? बफेट इसे कहते हैं इकोनॉमिक मोट, यानी ऐसा किला जिसे प्रतियोगी आसानी से तोड़ न सकें। ये मोट कई तरह का हो सकता है, ब्रांड की ताकत, ग्राहकों की आदत, कम लागत या सरकारी लाइसेंस। कोका कोला का स्वाद, अमेरिकन एक्सप्रेस की भरोसेमंद पहचान, GEIC की कम लागत वाली इंश्योरेंस, ये सब इकोनॉमिक मोट के उदाहरण हैं। बफेट कहते हैं, हम ऐसे बिजनेस चाहते हैं जिसमें मूर्ख भी मैनेजर बन जाए तो भी कंपनी चलती रहे। चौथा नियम,
क्या बिजनेस लगातार कैश बना रहा है? बफेट को कागजी मुनाफा पसंद नहीं, उन्हें असली पैसा चाहिए, कैश फ्लो। अगर कंपनी मुनाफा तो दिखा रही है लेकिन पैसा बाहर नहीं आ रहा तो बफेट सतर्क हो जाते हैं। उनका मानना है कि अच्छा बिजनेस वही है जो बिना ज्यादा कर्ज लिए लगातार पैसा पैदा करे। 5वां नियम, क्या बिजनेस को ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती? कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो जितनी कमाती हैं उतना ही दोबारा मशीनों और ढांचे में डाल देती हैं। बफेट को ऐसे बिजनेस पसंद नहीं, उन्हें चाहिए ऐसे बिजनेस जो कम पूंजी में ज्यादा रिटर्न दें। इसीलिए उन्हें बैंक, इंश्योरेंस और ब्रांड ड्रिवन कंपनियां पसंद हैं। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। बफेट सिर्फ बिजनेस नहीं देखते, वो लोगों को भी परखते हैं। अगले नियम आते हैं मैनेजमेंट टेनेट्स। बफेट कहते हैं, मैं बिजनेस ऐसे लोगों के साथ करना चाहता हूं जो समझदार हों, ईमानदार हों और शेयर होल्डर को मालिक की तरह देखें। अगर मैनेजमेंट दिखावा करता है, भाषण ज्यादा देता है और नतीजे कम, तो बफेट तुरंत पीछे हट जाते हैं। उन्हें वो सीईओ पसंद है जो गलती स्वीकार कर सकें, न कि उसे छुपाएं। बफेट का मानना है कि बुरा मैनेजमेंट अच्छे बिजनेस को भी बर्बाद कर सकता है, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट औसत बिजनेस को भी चमका सकता है। यही वजह है कि वो कंपनियों में हस्तक्षेप नहीं करते। वो कहते हैं, हम 400 रन बनाने वाले बल्लेबाजों को बैट पकड़ना नहीं सिखाते। अब तक हमने देखा बफेट बिजनेस और मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे बफेट नंबरों को कैसे पढ़ते हैं, कर्ज को कैसे परखते हैं और वो कौन से फाइनेंशियल टेनेट्स हैं जो उन्हें बाकी निवेशकों से अलग बनाते हैं। अब तक हमने देखा कि वॉरेन बफेट किसी बिजनेस और उसके मैनेजमेंट को कैसे परखते हैं, लेकिन अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ज्यादातर लोग उलझ जाते हैं, नंबर। बफेट नंबरों से डरते नहीं हैं, लेकिन वो नंबरों के पीछे छिपी सच्चाई को ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने बनाए फाइनेंशियल टेनेट्स, यानी वो वित्तीय नियम जिनके बिना कोई भी बिजनेस चाहे जितना अच्छा दिखे बफेट के लिए योग्य नहीं होता। सबसे पहला नियम, कर्ज कितना है और क्यों है। बफेट को कर्ज से नफरत नहीं है, लेकिन उन्हें बेवजह का कर्ज बिल्कुल पसंद नहीं। वो मानते हैं कि अच्छा बिजनेस अपने मुनाफे से बढ़ता है, उधार लेकर नहीं। अगर किसी कंपनी का कर्ज उसकी कमाई से तेजी से बढ़ रहा है तो ये खतरे की घंटी है। बफेट ऐसे बिजनेस पसंद करते हैं जो मंदी में भी अपने कर्ज का बोझ संभाल सके। दूसरा नियम, अर्निंग्स की स्थिरता। बफेट को हर साल बदलती कमाई पसंद नहीं। अगर कंपनी एक साल बहुत कमाती है और अगले साल गिर जाती है तो भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। बफेट ऐसी कंपनियां चाहते हैं जिनकी कमाई धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती रहे। उनके लिए स्थिरता तेजी से ज्यादा जरूरी है। तीसरा नियम, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बफेट का पसंदीदा नंबर है। वो देखते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना अच्छा रिटर्न बना रही है। अगर बिना ज्यादा कर्ज लिए कोई कंपनी लगातार अच्छा आरओई दिखा रही है तो ये बफेट के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत है। लेकिन वो सिर्फ नंबर नहीं देखते, वो ये भी जांचते हैं कि ये आरओई कर्ज से आया है या असली बिजनेस की ताकत से। चौथा नियम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो। बफेट को अकाउंटिंग की जादू पसंद नहीं। वो साफ पूछते हैं, क्या बिजनेस सच में पैसा बना रहा है। अगर कंपनी मुनाफा दिखा रही है लेकिन कैश नहीं बना रही तो बफेट सतर्क हो जाते हैं। उनके लिए कैश फ्लो सच बोलता है। पांचवा नियम, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नियंत्रण। कुछ कंपनियां जितना कमाती हैं उतना ही दोबारा मशीनों और ढांचे में झोंक देती हैं। ऐसे बिजनेस बफेट को पसंद नहीं। उन्हें चाहिए ऐसे बिजनेस जो कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा निकाल सकें। इसी वजह से ब्रांड बेस्ड बिजनेस और सर्विस कंपनियां उनकी पसंद में रहती हैं। अब आते हैं वैल्यू टेनेट्स पर, यानी कीमत कैसे तय की जाए। बफेट कहते हैं कि कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। वो कभी भी मार्केट की तेजी देखकर नहीं खरीदते। वो पहले बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं, यानी भविष्य में आने वाले कैश फ्लो का आज का मूल्य। उसके बाद वो इंतजार करते हैं, हाँ इंतजार, जब तक शेयर उस वैल्यू से काफी नीचे ना आ जाए। यही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बफेट को अक्सर सालों तक कुछ नहीं खरीदते देखा गया है, क्योंकि उनके लिए गलत कीमत पर खरीदना गलत बिजनेस खरीदने से भी बुरा है। अब एक और बेहद जरूरी बात, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बफेट डाइवर्सिफिकेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि अगर आप 10 बिजनेस को आधा अधूरा जानते हैं तो ये जोखिम है, लेकिन अगर आप 3 या 4 बिजनेस को बहुत अच्छे से जानते हैं तो वही आपकी ताकत बन सकते हैं।
इसीलिए बर्कशायर हैथवे का अधिकतर पैसा कुछ ही कंपनियों में लगा रहता है। अब तक हमने सीखा बफेट नंबर कैसे पढ़ते हैं, कर्ज को कैसे देखते हैं और कीमत तय करने में कितना धैर्य रखते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम जानेंगे बफेट भावनाओं को कैसे कंट्रोल करते हैं, मार्केट के डर और लालच से कैसे बचते हैं और आम निवेशक इस पूरी सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकता है। अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर निवेशक हार जाते हैं, भावनाएं। वॉरेन बफेट का मानना है कि निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, जानकारी की कमी नहीं, बल्कि इंसान की अपनी भावनाएं होती हैं। डर और लालच, यही दो चीजें लोगों को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है, लालच कहता है अब नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा, और जब मार्केट गिरता है, डर कहता है सब कुछ बेच दो, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बफेट ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो कहते हैं जब लोग लालची हों तो डरो, और जब लोग डर रहे हों तो लालची बनो। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन करने में बेहद मुश्किल, क्योंकि जब पूरा माहौल डर से भरा होता है तब दिमाग नहीं, दिल फैसले लेता है। यहीं बफेट की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है, धैर्य और अनुशासन। बफेट रोज शेयर की कीमत नहीं देखते, वो टीवी पर बैठकर मार्केट एक्सपर्ट्स की बहस नहीं सुनते। वो ज्यादातर समय पढ़ने में बिताते हैं, किताबें, रिपोर्ट्स, लेटर और बिजनेस की कहानियां। उनका मानना है कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना कम आप घबराएंगे। बफेट ये भी मानते हैं कि हर समय निवेश करना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे अच्छा फैसला कुछ ना करना होता है। उन्होंने कई साल ऐसे बिताए जब उन्होंने एक भी बड़ा निवेश नहीं किया, क्योंकि उनके शब्दों में पैसा तभी लगाओ जब आपके सामने स्पष्ट मौका हो। अब सवाल यह है कि एक आम इंसान इस पूरी सोच को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाए। सबसे पहली बात, आपको वॉरेन बफेट बनने की जरूरत नहीं है। बफेट खुद कहते हैं मेरी नकल मत करो, मेरी सोच समझो। आपका पहला काम है अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचानना। जिस इंडस्ट्री को आप समझते हैं, जिस प्रोडक्ट को आप खुद इस्तेमाल करते हैं, उसी से शुरुआत कीजिए। दूसरी बात, जल्दी अमीर बनने की सोच छोड़ दीजिए। वॉरेन बफेट रातों रात अमीर नहीं बने। उनकी ज्यादातर दौलत 50 की उम्र के बाद आई, क्योंकि कंपाउंडिंग को समय चाहिए। तीसरी बात, कम कंपनियों में लेकिन सोच समझकर निवेश कीजिए। हर चलती चीज में पैसा लगाना निवेश नहीं, जुआ है। चौथी बात, कीमत पर नहीं, मूल्य पर ध्यान दीजिए। अगर बिजनेस अच्छा है और कीमत सही है तो मार्केट का शोर अहमियत नहीं रखता। और सबसे आखिरी बात, अपने आप पर भरोसा रखिए। अगर आपने रिसर्च की है, बिजनेस समझा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखा है, तो अस्थायी गिरावट आपको डरा नहीं पाएगी। द वॉरेन बफेट वे हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सा शेयर खरीदना है, ये हमें सिखाती है कैसे सोचना है। ये किताब हमें बताती है कि निवेश अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक अनुशासित यात्रा है, जहां जीत सबसे तेज को नहीं, सबसे धैर्यवान को मिलती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, अगर इसने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया, तो समझिए इसका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि सही निवेश पैसे से पहले दिमाग में शुरू होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपने इस किताब से सबसे बड़ी सीख क्या ली। याद रखिए, मार्केट हर दिन मौका नहीं देता, लेकिन जो तैयार रहता है उसे मौका जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।